Okay guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. हम फाइनेंस पे थे। फाइनेंस के अंदर हम लोगों ने लास्ट बिफोर द मिड टर्म वी completed the topic of break even through graphical method, break even through numerical method, and then we discussed the benefits and the limitations along with the questions जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वन ऑफ द मेजर एरिया ऑफ फाइनेंस इज known as sources of फाइनेंस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी नीड टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। जैसे हर एक टॉपिक का हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो सिमिलरली इन दिस केस वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट एज वेल। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट। देखो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कब कंसिडर की जाएंगी बाय द बिजनेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। देखो होता क्या है हमारे पास कि whenever there is a financial purpose or whenever the business is in need of finance, you need to understand कि हमारे पास whenever a business is in need of finance, in need of finance का मतलब क्या है कि whenever there is a financial purpose, the management is going to consider the sources of finance. Now we need to understand कि sir what are the financial purposes, क्या चीज़ें होती हैं, क्या पर्पसेस होते हैं जिसके लिए बिजनेस को फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। लेट्स सपोज बिजनेस को अपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, सो फॉर दिस द बिजनेस नीड्स फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस वांट्स टू एक्सपैंड, ग्रो करना है बिजनेस साइज को, तो बिजनेस को फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। बिजनेस नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट टू फंड दी एक्सपेंशन। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस वांट्स टू परचेज अ मशीनरी, इक्विपमेंट और अ पीस ऑफ लैंड or factory, so the business will be in need of finance. So whenever there is a financial purpose, so business is in need of finance, and for this the management is going to consider these sources. अब you need to understand कि sources of finance कैसे एक random decision ले लेंगे हम कि हाँ चलो let's acquire a bank loan, और being a public limited company क्या आप shares issue कर देंगे? No, यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारे पास कि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट यू नीड टू कंसिडर। सच एज फॉर एग्जांपल आपको लोकेशन डिसीजन डिसाइड करना होता है कि वेयर टू लोकेट, ठीक है। तो आप क्या रैंडमली डिसाइड कर लेते हो, या फिर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इंटरनेशनली, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपैंड करनी है तो आप क्या रैंडमली यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ कंट्री कि लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग इन दुबई, लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग इन सऊदी अरब, लेट्स स्टार्ट ऑपरेटिंग इन यूएसए, यूके? नो, यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च ना। कंपटीशन देखेंगे, डिमांड देखेंगे, इनकम देखेंगे, पॉलिटिकल लीगल कंडीशंस देखेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि वेदर टू एंटर इन दिस कंट्री और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि BYD ने यहाँ पे जब एक्सपैंड किया इन पाकिस्तान, BYD हमारे पास कार मैन्युफै चाइनीज़ ब्रांड है, हमारे पास कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो व्हेन द BYD स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, सो BYD डिड अ रिसर्च ना कि हाँ पोटेंशियल मार्केट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, नंबर ऑफ चाइनीज़ ब्रांड्स एंटर हो रहे हैं, कोरियन ब्रांड्स एंटर हो रहे हैं, सो इट्स अ पोटेंशियल मार्केट टू एंटर, and then they made a decision. So it's the research, the factors they considered. So similarly, whenever the business is in need of finance, so they are going to consider the factors so that they can make an appropriate choice and they can make an effective decision regarding the sources of finance. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी बिजनेस को फाइनेंशियल पर्पस होता है तो बिजनेस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कंसिडर करेगा, एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कंसिडर करने के से पहले कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू कंसिडर द फैक्टर्स। अब सर क्या फैक्टर्स होते हैं? We are going to discuss it later after the completion of all the sources. In the end, we are going to discuss the factors कि हाँ ये factors होते हैं that the management or business needs to consider or must consider. तो आज स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर हाउ मैनी मेथड्स आर देयर through which a business can raise finance or the business can get the finance. So basically there are two different methods of raising the finance. One is known as the internal method and the other one is known as external method. So these are the two different methods through which the business can raise the finance.
फिर इंटरनल की मल्टीपल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल की मल्टीपल सोर्सेज हैं। वी हैव वेराइटी ऑफ सोर्सेज इन इंटरनल एक्सटर्नल। मैथड्स आर दो, टू ओनली। दे आर ओनली टू मैथड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि लेट सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसके पास एक्स्ट्रा मशीनरी अवेलेबल है, यूटिलाइज नहीं हो रही, नॉन ऑपरेशनल है, तो उसे डिस्पोज ऑफ, सेल आउट करने से फाइनेंस रेज कर लिया उन्होंने। इसी तरीके से बिजनेस के जो ओनर्स हैं, दे एक्चुअली पुल्ड इन द फर्दर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, हमारे पास इंटरनली जनरेट हो रही है। वी आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी बैंक्स, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। वी आर नॉट गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर स्टेक होल्डर। तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन सी बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनल स्टेक होल्डर? इंटरनल स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास? देखो, एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, द सिंगल ओनर बिजनेस। अब बिजनेस इज इन नीड ऑफ फाइनेंस। तो अब जो सोल ट्रेडर सिंगल ओनर है, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देता है बिजनेस के अंदर। क्या कर देता है? बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है। और वहां पे जो भी फाइनेंशियल पर्पस है, इशू है, वो रिजॉल्व हो जाता है ऑफ दैट बिजनेस। सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, individuals who are already the partners of a partnership business, they are providing the additional capital, so it will be known as the internal source. शेयर्स इशू करना किसको है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स इंटरनल स्टेक होल्डर है, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल है। You are acquiring a loan from the bank. Bank is again the external stakeholder. You are getting the financial assistance from the government. So government again is known as the external stakeholder. तो हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होगी, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर यू विल सी द फाइनेंस इज जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, or you will see the involvement of external stakeholders. So this is the difference between the internal method and the external method of raising the finance. सो आज स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट कि हमने क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल मैथड एंड द एक्सटर्नल मैथड ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास कि इंटरनल मैथड हमारे पास है, उसके अंदर क्या क्या सोर्सेज हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन दी सोर्सेज ऑफ द इंटरनल फाइनेंस, कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी सोर्सेज आती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वन ऑफ द बेसिक सोर्स इज नोन एज रिटेन्ड profit. Now, sir, why and how retained profit is internal? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमें हर एक सोर्स के अंदर समझना होगा। Why and how retained profit is internal? देखो, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज नोन एज द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। एंड व्हेन अ पर्टिकुलर बिजनेस इज इन द रनिंग फेज, तो वो प्रॉफिट अर्न करता है। और प्रॉफिट जो है हमारे पास वो इंटरनल क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट मैं अपनी एक्टिविटी ऑपरेशन से जनरेट कर रहा हूं। दिस इज द अमाउंट दैट द बिजनेस जनरेट्स थ्रू इट्स ऑपरेशंस। मैं जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ, तो जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, उससे जो मैं अमाउंट अर्न करता हूँ, दैट इज नोन एज अर्निंग ऑफ माई बिजनेस। तो ये मेरा इंटरनल है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। नंबर टू, प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है कि प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइवेट सोर्स ऑफ कैपिटल। अब प्राइवेट सोर्स ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कि बिजनेसेस और कुछ ओनर्स होते हैं, दे पूल जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है, उसको क्या कर देते हैं? प्लो बैक कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वर्ड रिटेन क्या है हमारे पास? रिटेन का मतलब होता है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट क्यों? क्योंकि बिजनेसेस बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं, कॉस्ट फेस करते हैं, और उसके बाद जो अब लेफ्ट ओवर अमाउंट है, दैट इज नोन एज अ रिटेन्ड अमाउंट। दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट दैट द बिजनेस लेफ्ट आफ्टर बिजनेस गेट्स आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया रिटेन प्रॉफिट का।
अब फर्दर थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस किया है हमारे पास कि हाउ रिटेन प्रॉफिट वेरीज विद द लीगल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एक बिजनेस है दैट इज नोन एज सोल ट्रेडर, एंड द अदर वन इज नोन एज पार्टनरशिप। अब ये जो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बिजनेस है हमारे पास, सोल ट्रेडर इज द सिंगल ओनर बिजनेस, पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं एंड दे आर नोन एज ए पार्टनर्स। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में हाउ डू यू गेट द प्रॉफिट? सिंपल, आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप पे आउट करते हो अपने एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस, सैलरीज, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और अब आपके पास जो अमाउंट आ जाती है वो अमाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। The gross profit minus expenses is equals to net profit, and this is the amount that is available to a business for the reinvestment. तो आप सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में इट्स वेरी इजी टू री इन्वेस्ट। वाई? सोल ट्रेडर में सिंगल इंडिविजुअल है, द सोल डिसीजन मेकर, द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। He or she is not going to get interfered by someone. वो ओनर है। इफ ही और शी डिसाइड्स कि आई एम नॉट गोइंग टू विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड आई एम गोइंग टू री इन्वेस्ट इट, तो सिंपली नो वन इज गोइंग टू इंटरवीन, सिंपली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन पार्टनरशिप बिजनेस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर्स के दिस पर्टिकुलर ईयर वी आर गोइंग टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ enjoying इट। तो इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। बट लेट्स लुक एट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Public limited company listed in the stock exchange have issued the shares to the shareholders. Shareholders shares buy करते हैं. They make an investment through stock exchange, that is known as public limited company. अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसका प्रॉफिट देखना आप कैसे आ रहा है। इसका प्रॉफिट आ रहा है, सबसे पहले आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने पे करे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट में से आपने पे करा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक से जो लोन एक्वायर किया हुआ है उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आपने पे ऑफ किया। उसके बाद आपने पे ऑफ किया टैक्स, द गवर्नमेंट लीगल टैक्स जो होता है, अप्लाइड टैक्स। और इसके बाद यू आर गोइंग टू पे आउट डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड इज द अमाउंट ऑफ return that the company actually gives out to the shareholders against the investment। तो आप डिविडेंड्स पे करते हैं। और इसके बाद अब जो आपके पास अमाउंट बची है दैट इज नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट। नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो रिटेन प्रॉफिट है दिस इज द अमाउंट दैट इज अवेलेबल टू अ कंपनी फॉर द री इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे आई वॉन्ट यू गाइज टू कॉन्सेंट्रेट। मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकता हूं कि या मैं इंटरेस्ट पे नहीं करता? इज इट ओके? नो, मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। इसी तरीके से क्या मैं टैक्स की अमाउंट को अवॉइड कर सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करूँ? नो, आई एम लाइबल टू पे, लाइबल टू द गवर्नमेंट टू पे द टैक्स। टैक्स पे करना होगा। तो अगर मुझे रिटेन अर्निंग बढ़ानी है तो ओनली थिंग दैट आई कॉम्प्रोमाइज इज डिविडेंड्स। मैं शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड्स दूं और रिटेन अर्निंग बढ़ा लूं, तो दिस इज हाउ आई कैन मेक द री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल, और वॉट एवर द फाइनेंशियल पर्पस इज उसको मैं पॉसिबल बना सकता हूं। तो यहाँ पे डिविडेंड जब मेरी चॉइस है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट कैन मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द डिविडेंड्स कि हम इस साल कम डिविडेंड्स देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटेन अर्निंग सो दैट द अमाउंट कैन बी री इन्वेस्टेड, सो इट विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। Management is actually willing to reinvest the amount of profit, but the shareholders are willing to get in the form of dividends because it's their right to get the dividends against the investment. तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास conflict. So in public limited company, using the amount of retained profit can lead to the conflict between the management and employees. Now let's discuss some of the points. Number one, no repayment is required. No repayment is required. It means
हमारे पास हम प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं, तो वी हैव टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन टू द बैंक बिकॉज लोन इज अ लायबिलिटी इन द बिजनेस। लेकिन प्रॉफिट को अगर यूज कर रहे हैं तो कोई रीपेमेंट करने की जरूरत हमें नहीं है। सेकंड, नो इंटरेस्ट पेएबल। बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक अप्लाइज द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, लेकिन यहाँ पे वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और वी आर यूजिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमें कोई इंटरेस्ट पे करने की भी ज़रूरत हमें नहीं है। सेकंड। थर्ड, लेस और नो अमाउंट इज अवेलेबल टू द स्मॉल बिजनेसेस। मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करते कि वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड। अगर वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर लेंगे, सो हाउ दे आर गोइंग टू अर्न द डे टू डे लिविंग, क्योंकि उनकी जो डे टू डे लिविंग है ऑफ द बिजनेस ऑफ देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन द अर्निंग एंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नंबर फाइव, फोर्स, नो लॉस ऑफ सीक्रेसी। नाउ सर व्हाट इज सीक्रेसी? आप बैंक्स के पास जाते हैं तो यू नीड टू शो द बिजनेस प्लान, यू नीड टू शो देयर द फाइनेंशियल अकाउंट्स टू देम। इसी तरीके से आप इन्वेस्टर्स को जब करते हैं तो यू नीड टू पिच इन द आइडिया कि क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज, सो इट इज नोन एज लूजिंग द सीक्रेसी। बट व्हेन यू आर यूजिंग द प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट, सो इट्स अ प्राइवेट सोर्स ऑफ कैपिटल, देयर विल बी नो लॉस ऑफ सीक्रेसी। बेनिफिट है हमारे पास, यस बेनिफिट है। फाइव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसीजर। सर इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि बैंक लोन के लिए एक पूरा प्रोसीजर है, शेयर्स इशू करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट प्रॉफिट इज क्विकली इजीली अवेलेबल। तो आप इसको फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं एंड देर इज़ नो नीड टू फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज़ और एनी पर्टिकुलर प्रोसेस और दी स्टेप्स। So these are some of the key takeaways of the retained profit. So this is known as one of the internal source of finance. Moving ahead, हमारे पास second जो internal source of finance है, that is known as disposal of an unwanted non current asset. Now, what is disposal of an unwanted non current asset? अब सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ब्रेक डाउन करते हैं इन सारी चीजों को। वॉट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्पोजल? डिस्पोजल का मतलब होता है किसी चीज को सेल आउट करना। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं हमारे पास? नॉन करंट एसेट्स आर नोन एज फिक्स एसेट, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी इन द बिजनेस, इक्विपमेंट। अनवांटेड का मतलब है हमारे पास वो सारे एसेट जो कि नॉन ऑपरेशनल है, और यू कैन से दे आर एक्सेस इन अमाउंट इन द बिजनेस, मतलब दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। ये है अनवांटेड। डिस्पोजल ऑफ एन अनवांटेड नॉन करंट एसेट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं पर्टिकुलर एक कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाता हूँ और उस कोचिंग सेंटर के अंदर दे हैव 400 एक्स्ट्रा स्टूडेंट चेयर्स अवेलेबल। वो यूज़ करते हैं हमारे पास, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ होती है। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा उनके पास शेयर्स है उसके अंदर उनका जो कैश है, उनका जो कैपिटल है, वो बेसिकली क्या हुआ है, टाइड अप है। क्या चीज़ टाइड अप है? कैश, फाइनेंस। तो अगर इन केस इफ दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंस, दे कैन डिस्पोज ऑफ दोज 400 चेयर्स इन ऑर्डर टू रेज द फाइनेंस। तो जब मैं उसे सेल आउट करूंगा तो इससे मेरे बिजनेस के अंदर क्या आ जाएगा? फाइनेंस, एंड वॉट एवर द फाइनेंशियल पर्पसेस इट कैन बी मेट। So this is how disposal of an unwanted non-current asset can be a source of finance that can help a business in generating the finance. And so why it is internal? Because I'm losing and I'm selling out my asset. मेरे पास एक्स्ट्रा गाड़ी थी, मैं ओन करता था, मैंने पैसों की ज़रूरत थी, बेच दी। तो मैंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने किसी को शेयर्स इशू नहीं करे, मैंने किसी से लाइबिलिटी एक्वायर नहीं करी, मैंने अपने ही एसेट को डिस्पोज ऑफ, सेल आउट करके फाइनेंस रेज कर लिया। So that's why disposal of an unwanted non-current asset is known as the internal source of finance. अब इससे हमारे पास एक और बेनिफिट भी है, डिस्कशन है, सुनिएगा।
हमारे पास होता क्या है कि हम हर पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑफ अकाउंटिंग दे कैन इजीली गेट दिस पॉइंट. डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि हम एक मशीन है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी यूज़फुल लाइफ को यूज़ कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू प्रोडक्ट बना के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो हम उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑफ द नॉन करंट एसेट. ठीक है. तो अब यहाँ पे मैं एक एसेट है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो यूजलेस है, एक्सेस है, नॉन ऑपरेशनल है, सो सिंपली इट इज़ नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू. लेकिन मैं उसकी डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रूल चार्ज कर रहा हूँ. तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे उसकी डेप्रिसिएशन पे करनी है. तो इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन जब चार्ज हो रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी बिला वजह की अफेक्ट हो रही है, जबकि उस मशीन से मैं कोई रेवेन्यू जनरेट भी नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा. सो दिस इज द केस ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन अनवांटेड नॉन करेंट एसेट, कि आपकी डेप्रिसिएशन भी बच जाएगी क्योंकि आप एसेट आप ओन ही नहीं करते. एंड व्हेन यू डू नॉट ओन द एसेट, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव सोल्ड आउट और यू हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर एसेट. सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट. लेकिन जब आपके नॉन करंट एसेट बिजनेस में से कम हो जाएंगे तो दोबारा जब आपको मशीन की ज़रूरत होगी, सो यू हैव टू बाय इट अगेन. एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन शायद ये हो सकता है कि वो एसेट आपको महंगा मिले. दैट इज़ द केस. इज इट क्लियर? The third internal source of finance, the third one is known as owner's investment, or you can say owner's savings. ये दो हैं. ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ओनर्स सेविंग, बोथ आर सेम, कोई मसला इसमें नहीं है. सुनिएगा, समझिएगा. अब से ये ओनर्स इन्वेस्टमेंट और ओनर्स सेविंग्स बेसिकली क्या है? इफ यू गिव अ क्लोजर लुक टू दिस, तो इट इज नोन एज द स्टार्ट अप कैपिटल दैट इज यूज बाय एन एंटरप्रेन्योर. क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, सो बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड दैम लोन बिकॉज दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द बैंक लोन. क्योंकि बैंक लोन इनको अवेलेबल नहीं होता. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स और टू कन्विंस द इन्वेस्टर्स. तो यूजुअली जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं दे स्टार्ट विद देयर ओन सेविंग्स, मतलब एंटरप्रेन्योर अपनी सेविंग्स और अपनी ही इन्वेस्टमेंट को पूल इन करता है टू किक स्टार्ट और टू सेट अप द बिजनेस. सो इट इज़ नोन एज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द स्टार्टअप कैपिटल. अब नंबर टू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो सोल ट्रेडर और हमारे पास पार्टनरशिप है, sole trader and partnership business, these both business formats or the business structures have the option of this. क्यों? क्योंकि कंपनी तो शेयर्स इशू करती है. एंड व्हेन द कंपनी इशू द शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऑप्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू द सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप ओनली. इसके अलावा ये किसी के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. अब एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, सिंगल ओनर बिजनेस है, बिजनेस को कोई फाइनेंशियल नीड है, तो वो सिंगल ओनर ने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में. पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप बिजनेस ने यहाँ पे क्या करा कि एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं दे एक्चुअली प्रोवाइडेड एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस. जैसे लास्ट टाइम पे मेरा एक पर्टिकुलर बिजनेस था, इट्स अ सीक्रेसी, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. तो हमें एक पर्टिकुलर जगह पे लॉस हो गया, तो हम दोनों जो दोस्त हैं, पार्टनर्स भी हैं, तो वी पूल्ड इन द अमाउंट ऑफ मनी टू कवर दैट लॉस. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी नए पार्टनर को एंटर कर रहा हूँ तो इट्स एक्सटर्नल, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वही फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल फाइनेंस, एडिशनल कैपिटल. सो इट विल बी नोन एज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो सर हम इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस को कैसे लिखेंगे? इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ. दैट इज नोन एज प्रोविजन ऑफ एडिशनल कैपिटल, और यू कैन से फर्दर कैपिटल इंजेक्शन. ये दोनों चीज़ें क्या है समझ. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट
ओनर्स इन्वेस्टमेंट, तो यू कैन यूज प्रोविजन ऑफ एडिशनल कैपिटल फॉर द कैपिटल इंजेक्शन व्हेन द बिजनेस इज इन नीड ऑफ फाइनेंस। और ऐसा भी होता है हमारे पास कि फॉर अ टाइम बीइंग द ओनर हैज प्रोवाइडेड द फाइनेंस, मतलब इन केस किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है और बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो ओनर हैज मेड अ पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस, कि आफ्टर अ मंथ बिजनेस इज लायबल टू रीपे टू द ओनर। हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को पैसों की जरूरत है, मेरे पास सप्लायर आया, बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो मैंने अपनी जेब से पैसे दे दिए सप्लायर को, एंड आफ्टर अ मंथ बिजनेस इज गोइंग टू रीपे मी। अब बच्चे कहते हैं कि सर बिजनेस भी तो आपका है, आप भी बिजनेस के हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये समझाने के लिए कि बिजनेस की यहाँ पे जो है वो अमाउंट थी, बिजनेस को पे ऑफ करनी थी अपने ही एक्सपेंसेस में से, अपने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो ओनर ने खुद फाइनेंस करके पे ऑफ कर दिया है। फिर जब बिजनेस के अंदर पैसे आएंगे तो वो बिजनेस इसको रीपे करेगा और द ओनर इज गोइंग टू विदड्रॉ द अमाउंट। दिस कैन बी ऑल्सो अ केस। The fourth one is known as reducing inventories or improving working capital। इन दोनों का मतलब हमारे पास क्या है, सेम है। रिड्यूसिंग इन्वेंट्रीज और इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल, बोथ आर द सेम थिंग। पहले हम इसको जरा समझते हैं। इन्वेंट्रीज क्या होती है? इन्वेंट्रीज का मतलब होता है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक, एक कार शोरूम है, उसके पास जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो उसका स्टॉक है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कार्स शोरूम के अंदर है वो उसका स्टॉक है। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके पास जितने भी हमारे पास फर्नीचर के यूनिट्स, टेबल चेयर बेड वगैरह सब कुछ है, वो क्या है, उसकी इन्वेंट्री है। तो जो बिजनेस जिस पर्टिकुलर चीज के अंदर डील करता है वो उसकी इन्वेंट्री है। अ थिंग दैट यू होल्ड फॉर दी रीसेलिंग पर्पस, और बाय करते हो, बाइंग एंड सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हो, वो आपकी क्या इन्वेंट्री होती है। ऐसा ही है। रिड्यूसिंग इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, ओवर स्टॉकिंग में। ओवर स्टॉकिंग का मतलब क्या है कि दे आर इन्वॉल्व इन हाई स्टॉक होल्डिंग। ओवर स्टॉकिंग और हाई स्टॉक होल्डिंग, मोर देन द रिक्वायरमेंट। जैसे लेट सपोज मेरी वीकली सेल्स हैं या जो वीकली डिमांड है वो 500 यूनिट्स हैं, मैंने प्रोड्यूस करके रखे हुए हैं 1500 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स अबव देन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, कुछ बिजनेसेस होते हैं वो मैन्युफैक्चर करके रखते हैं फॉर द सेफर साइड के अनएक्सपेक्टेड डिमांड, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की भी है। इसी तरीके से वी हैव एन एग्जांपल कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री रखता है और फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री रखता है। क्योंकि रिटेलर्स और होलसेलर्स है, दे वर्क एज ए इंटरमीडिएरी एंड दे पास द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स और टू द रिटेलर्स। होलसेलर रिटेलर्स को देता है, रिटेलर्स कस्टमर को देते हैं, दे आर नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री रखते हैं, बिकॉज उस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री रखते हैं। तो अगर एक बिजनेस ओवर स्टॉकिंग हाई स्टॉकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको चाहिए कि वो यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करे। क्योंकि हमारे पास ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री होती है, उसके अंदर बिजनेस का जो कैश है और बिजनेस का जो फाइनेंस है वो बेसिकली क्या हो चुका है, टाइड अप हो चुका है। तो जब कैश और फाइनेंस टाइड अप हो चुका है तो बिजनेस को चाहिए कि वो उसे क्या करे, रिड्यूस करे। और जब वो उसे रिड्यूस करेगी तो उसके पास क्या आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज के सर हाउ, हाउ टू रिड्यूस? तो यहाँ पे बिजनेसेस ऑफर्स लगा देते हैं, बिजनेसेस यहाँ पे प्रमोशंस लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाता है, रिड्यूस। अब ऑफर्स एंड प्रमोशंस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा ये विंटर क्लियरेंस सेल लगती है, समर क्लियरेंस सेल लगती है। तो ये जो विंटर क्लियरेंस सेल है, समर क्लियरेंस सेल है, वो क्या है बेसिकली, कि अपकमिंग सीजन समर्स का है, तो विंटर्स की जो हुडीज की, जैकेट्स की और स्वेटर्स की डिमांड नहीं होगी, सो द कैश और कैपिटल वुड बी टाइड अप, क्योंकि सीजनल डिमांड खत्म हो जाएगी। तो बिजनेस का जो भी कैश और कैपिटल होगा वो टाइड अप होगा।
तो इसके लिए बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस यहाँ पे उसे कन्वर्ट कर देता है डिस्काउंट्स ऑफर्स करके, कि प्रोमोशंस लगा के, कि वो कन्वर्ट हो जाए कैश में टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ताकि उनकी जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट हो जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इफ अ बिजनेस इज मेंटेनिंग द हाई लेवल, और इन्वेंट्री बिजनेस की खुद की है, वो ओन करता है, तो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उससे फाइनेंस रेज कर रहे हैं। सो इट इज नोन एज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि सर वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है आपके पास करंट एसेट माइनस करंट liabilities. Current assets, current liabilities. Working capital. This is the amount of capital, money, finance that you require for day to day working. अब सर करंट एसेट क्या है आपके पास, करंट एसेट के अंदर आपके पास आती है आपकी इन्वेंट्री। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ करंट एसेट क्या है। अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ लेस देन अ ईयर होती है और वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर। जैसे इन्वेंट्री है, कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। इसी तरीके से आपके वो सारे कस्टमर जिनको आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, रिसीवेबल जिनसे आपको अमाउंट रिसीव करनी है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। फिर आपके पास कुछ अमाउंट होती है जो बैंक में अवेलेबल होती है, और कुछ अमाउंट होती है जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, वो किस में, कैश इन हैंड, जो आपके पास डेली कैश या कैश अवेलेबल है वो। उससे आप अपने एक्सपेंसेस को, सप्लायर्स को, सारे एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो। करंट लाइबिलिटीज क्या है आपकी, पेएबल्स। आपके सप्लायर्स जिनसे आपने गुड्स क्रेडिट पे लिए हुए हैं, उनको आपको पे ऑफ करना है, वो आपके पेएबल्स हैं। अब यहाँ पे इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, आई वांट यू गाइस टू कॉन्सेंट्रेट। एक बिजनेस है, ए बिजनेस, उसके पास इन्वेंट्री है 10,000 की, और उसके पास कैश है 0। सही है? और एक बिजनेस है हमारे पास, बी बिजनेस, उसके पास है इन्वेंट्री 0 और उसके पास कैश है 10,000 का। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो बिजनेस ए था जिसके पास इन्वेंट्री 10,000 की थी, कैश 0 था, तो क्या वो अपने सप्लायर्स को, अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सकता है? नो, बिकॉज द बिजनेस डज नॉट हैव द कैश, इन्वेंट्री की फॉर्म के अंदर कैश टाइड अप हुआ हुआ है। तो रिड्यूसिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, कैश के अंदर, तो आप अपने पेएबल्स को, एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सकते हो। सो इट मीन्स कि दोनों बिजनेसेस ए और बी में जो करंट एसेट्स थे वो 10,000 के थे। ए के पास 10,000 की इन्वेंट्री थी, कैश 0 था। बी बिजनेस के पास इन्वेंट्री 0 थी, कैश 10,000 का था। तो दोनों के पास जो अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स है वो सेम है, लेकिन बी के पास कैश 10,000 है, तो वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में, जिससे वो अपने लाइबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म डेट्स को, एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सकता है। दैट इज नोन एज इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने का मतलब ये है कि अमाउंट, लेकिन अगर आपके पास इन्वेंट्री के अंदर टाइड अप है अमाउंट, तो उसे इंप्रूव करके डिस्काउंट ऑफर्स लगा के कैश फॉर्म में लेकर आ जाएं, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को, सप्लायर्स को पे ऑफ कर सकें। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल। तो गाइस, आज के हमने 4 इंटरनल सोर्सेज की थोड़ी सी डिटेल डिस्कस हो गई हमारे पास। सो लेट्स गेट अ क्विक रिकैप रिव्यू। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिजनेस कब कंसिडर करेगा, वेन एवर देर इज अ फाइनेंशियल पर्पस। जब भी हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस इन द बिजनेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंशन, सप्लायर्स को पे ऑफ करना है, कुछ भी। So the management is going to consider the sources of finance, and the sources of finance would be influenced by the factors. The management is not going to make a random decision कि हाँ let's acquire a bank loan, let's issue the shares. No. Now we have two different methods, internal and external, of raising the finance. Internal is within an organization, external is outside an organization, and you can clearly see the involvement of the stakeholders. Internal sources के अंदर we have retained profit. Sole trader partnership has a simple retained profit that can be reinvested or it can be plowed back into the business. But in public limited company, interest, tax, dividends, and then retained profit. So the business cannot compromise the amount of interest, tax. So they compromise on the dividends in order to increase the retained earning, which may lead to the conflict between the management and employees. And these were some of the points of the retained profit. Further,
Second is disposal of an unwanted non-current asset. If a business owns extra asset or the business has the spare capacity of resources or the non-current asset, तो business उसे sell out कर सकता है जिससे वो finance raise कर सकता है to meet. Third is owner's investment, which is an option available to the sole trader in partnership. Okay, whenever the business is in need of finance, so the owners can provide the finance additional capital into the business so that the financial purpose can be fulfilled or the issues can be resolved. Reducing inventories का मतलब होता है stock. If a business is involved in overstocking high stock holding, so the business can reduce the stock by offering the offers and promotions to the customer, because inventory is a thing in which the cash is tied up and the business is involved in high stock holding. And it is also known as improving working capital. Okay, when you are going to convert inventory into cash, so the working capital can be improved and you can have more liquidity and the cash to pay off the supplier and to meet the expenses. So these are the four internal sources of finance. We are going to continue with the internal sources along with the advantages and disadvantages. Thank you.